लॉकडाउन लॉकडाउन लग चुका है सभी स्कूलों में लॉकडाउन, लेकिन क्या शिक्षा व्यवस्था पर भी लग चुका है लॉकडाउन? आइए जानते हैं इस वीडियो में। आज के इस कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था जैसी चरमरा सी नहीं गई है, लेकिन तब भी इसको बोला जा सकता है कि ऑनलाइन जैसी शिक्षा व्यवस्था को कहां तक ये समाज स्वीकारेगा। और ऐसा देखना होगा आने वाले समय में कि कैसे ये समाज स्वीकारेगा और कैसे ये सरकार स्वीकारेगी और कैसे कैसे आर्थिक पैकेज विद्यालयों को, ऐसे शिक्षा के मंदिरों को देने को मजबूर होगी और कब जागेगी सरकार। ऐसे में ये बड़ा प्रश्न शासन के सामने, प्रशासन के सामने और उनकी प्रणाली के सामने, क्योंकि अब तक बहुत देर हो चुकी है और केंद्र की नीतियों के सामने, जैसा कि शिक्षा नीति भी आ चुकी है और उन नीतियों के समक्ष अपने आप में कोरोना काल भी सबसे आगे आकर के एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है इन शिक्षा के मंदिरों के सामने। और देखना होगा ये कोरोना काल, ये लॉकडाउन कब तक इन शिक्षा के मंदिरों के सामने बहुत बड़ी चुनौती बनकर के खड़ा रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा ये अपने आप में इन शिक्षा के मंदिरों के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन समाज इसे स्वीकार नहीं रहा है। ये भी सरकार को समझना होगा, क्योंकि इसकी अपने आप में अपनी अपनी चुनौतियां हैं। इस सभी में आपको देखना होगा बच्चों का अपने आप पर से, शिक्षा व्यवस्था से, शिक्षा प्रणाली से कहीं ऐसा ना हो कि विश्वास उठ जाए। इन्हीं बड़े प्रश्नों के साथ, इन सारी सुविधाओं के साथ आइए मैं आपको थोड़ा और रूबरू कराता हूं कि इन स्कूलों में सारी व्यवस्था होने के बावजूद यहाँ पर ये विद्यालय आज बच्चों के लिए कैसे तरस रहा है। जैसा कि साथियों आप देख सकते हैं कि यूपी बोर्ड से ये एफिलिएटेड ये विद्यालय अपने आप में सारी व्यवस्थाएं लेकर के अपने आप में संगठित है और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं। ये कंप्यूटर अपने आप में गवाही दे रहे हैं। यहाँ पर इनके लिए बच्चे अभी तक मौजूद नहीं हैं। इनको कोई तो आए चलाने के लिए, इनको कोई तो आए ऑपरेट करने के लिए। ये गुरुकुल, ये आज भी नदारद है शिक्षा का ये मंदिर। तो ये कब तक, ये बड़ा सवालिया निशान, ये कब तक ये व्यवस्था ऐसी रहेगी? क्लासरूम के बाहर लिखा हुआ है, आपदा ही एक ऐसी स्थिति है। ये कैसी आपदा का मूल विचार है? विद्यालय ही न चला सके, ऐसी आपदा जिसमें पूरी विद्यालय की व्यवस्था ही चरमरा जाए, ऐसी आपदा जिसमें हर एक समाज के लगभग हर एक वंचित वर्ग को पैकेज दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से दिया जा रहा हो या भारत सरकार के माध्यम से दिया जा रहा हो, लेकिन कोई भी वंचित वर्ग अछूता नहीं रहा है। तो मैं बात कर रहा हूँ उन अध्यापकों की जो आज की डेट में ऑनलाइन प्रशिक्षण दे रहे हैं और ऐसे समाज उसके लिए तैयार भी नहीं है। उ की मात्रा वाले शब्द पढ़ाएंगे। इन शब्दों में आप बोल बोल कर शब्द पढ़िए, मैं अपनी कॉपी में भी इन्हें लिखना है। तो ये दो शब्द, दो वर्ण मिलकर के जब किसी शब्द को बनाते हैं, और शब्द क्या होते हैं? जिनका कुछ अर्थ होता है, वो शब्द होते हैं। तो चलते हैं छोटी उ की मात्रा वाले शब्दों की तरफ, जिसमें ये वे वर्ण है, वे और उ की मात्रा है और नए वर्ण बन करके, ये दोनों वर्ण और उ की मात्रा बन करके एक नया शब्द बनता है बुल। दूसरा शब्द देखते हैं से, ये से वर्ण है और उ की मात्रा है छोटी उ की, और नए वर्ण है, ये दोनों वर्ण मिलकर के और उ की मात्रा मिलकर के एक नया शब्द बनता है सुन। अपने आप में आज का विषय बहुत ही जोरदार है। लॉकडाउन खुल चुका है और बच्चों को वैक्सीन लगने ही वाली है और युवाओं को वैक्सीन लग रही है। ऐसे में बड़ा सवाल शासन, प्रशासन और उनकी प्रणाली शिक्षा व्यवस्था पर क्या कर रही है, और जानते हैं क्या मुश्किलात सारी व्यवस्था के सामने आ रही हैं। लॉकडाउन की पूरी स्थिति अभी खुली ही नहीं थी कि देखा गया कि शिक्षा व्यवस्था अपने आप में चरमरासी गई थी। अपने आप में ये भी देखा गया नई शिक्षा पद्धति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए, लेकिन क्या ये शिक्षा पद्धति अभी समाज में स्वीकृत हो पाएगी? ऑनलाइन व्यवस्था क्या ये समाज में स्वीकृत हो पाएगी?
तो आइए मिलते हैं ऐसे ही कुछ सवालों के साथ, ऐसे ही कुछ रोचक सवालों के साथ धर्मेंद्र कुमार शर्मा, प्रिंसिपल, आदर्श इंटर कॉलेज, प्यावली, थाना जारचा, तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, USRB न्यूज़ के साथ। आइए होते हैं रूबरू। नमस्कार साथियों, इस वक्त हम बैठे हुए हैं प्रधानाचार्य धर्मेंद्र कुमार शर्मा, जो कि आदर्श इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा के जिलाध्यक्ष हैं गौतम बुद्ध नगर से। हम इनके विचार जानना चाहेंगे। शर्मा जी, आपके संगठन का विश्लेषण बताइए। देखिए, हमारे संगठन का पूरा नाम है माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा। ये रजिस्टर्ड है, संस्था है अपने आप में, और पूरी तरह से ये शिक्षक और छात्रों के हित में ये काम करता है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक वित्त विहीन व्यवस्था चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 85% ये शिक्षा का जो भार है, ये हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स ये हैं, जो वित्तविहीन स्कूल हम इनको बोलते हैं, ये कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक संचालित होते हैं, और ये पूरे के पूरे अपने और समाज से मिलने वाली फीस के योगदान पर ही निर्भर होते हैं। इन वित्तविहीन विद्यालयों को किस तरीके सरकार द्वारा कोई योगदान, कोई आर्थिक लाभ, किसी तरीके का कोई लाभ इनको नहीं दिया जाता है। ये टोटल समाज पर निर्भर करते हैं, और हमारे संगठन के हितों की जो संगठन है वो शिक्षक और पूरे विद्यालय और छात्रों के हित के लिए काम करता है। ये रजिस्टर्ड है अपने आप में, और हमारे जो इस समय जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं वो माननीय उमेश द्विवेदी जी हैं, जो लखनऊ सीट से आपके दूसरी बार शिक्षक विधायक भी चुने गए हैं। दूसरा सवाल शर्मा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये कोरोना का पीरियड आखिरकार ये बहुत लंबा समय है अपने आप में, तो इसमें आखिरकार ये स्कूलों पर क्या असर पड़ा है? कोरोना काल में स्कूल बिल्कुल ख़राब स्थिति में आ चुके हैं। इनकी स्थिति बिल्कुल बदहाल है। हमारे जो शिक्षक हैं उनकी स्थितियां बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं। आज लगभग 15-16 महीने हो गए स्कूलों को बंद हुए। 15-16 महीने में हम शिक्षकों को पूर्ण रूप से अच्छी तरह से वेतन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हम समझते हैं इन चीज़ों को कि विद्यालय को फीस नहीं मिल पा रही है। सरकार के द्वारा किसी तरीके का योगदान विद्यालयों को नहीं दिया जा रहा है। समाज के हर क्षेत्र को, समाज के हर मजदूर कैटेगरी को, किसानों को, ठेली पटरी वालों को, सबको सरकार के द्वारा कोई ना कोई लाभ जरूर दिया जा रहा है, आर्थिक पैकेज दिया जा रहा है। लेकिन हमारे जो वित्तविहीन विद्यालय हैं, जो सरकार की स्वयं जिम्मेदारी होती है शिक्षा प्रदान करना, जो समाज के संगठनों ने, NGOs ने जिसको अपने पर उठाया है, और 85% इस भार को हम प्राइवेट स्कूल से वहन करते हैं। उसके बाद भी आज बहुत बड़ी मात्रा में मैं समझता हूं कि कम से कम भी पूरे प्रदेश के अंदर 5 लाख से ज़्यादा वित्तविहीन शिक्षक हैं। उनके परिवार आज भूखमरी के कगार पर हैं। बहुत सारे वित्तविहीन शिक्षकों ने तो अपना प्रोफेशन ही चेंज कर लिया है। बहुत सारे लोग सब्जियां बेच रहे हैं, कोई मसाले बेच रहा है। बहुत बुरी स्थितियां हैं। शिक्षक बिल्कुल भी एक अच्छी अवस्था में नहीं है। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे, वित्त विहीन स्कूल अपने स्टाफ को पेमेंट दे रहे हैं क्या? वित्तविहीन स्कूल निश्चित रूप से अपने स्टाफ को पूरे साधने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन ये कहना भी यहाँ बिल्कुल उचित नहीं होगा कि हम लोग पूरी तरह से शिक्षकों को संतुष्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि शिक्षकों को ना तो पूरा वेतन दिया जा रहा है और न ही शिक्षकों को समयबद्ध तरीके से वेतन दे पाने की स्थितियां में है स्कूल। हम ये समझते हैं, क्योंकि विद्यालयों के अंदर हम ये देख रहे हैं कि सामाजिक रूप से और सरकार के रूप से भी किसी भी पहलू से एक अच्छा साथ नहीं मिल रहा है। विद्यालयों को किसी तरीके का कोई फीस का आवागमन नहीं है, आर्थिक स्थितियां बिल्कुल बदहाल हैं। यहाँ तक कि हमारे जो विद्यालय हैं, हम ये देख रहे हैं कि उनमें बसेस खड़ी हुई हैं। किसी विद्यालय के पास 2 हैं, किसी के पास 4 हैं, किसी के पास 6 हैं, तो किसी के पास 10 भी हो सकती हैं, जितना जिसका स्वरूप है। लेकिन उन बसों के ये हाल हैं कि उनकी EMI समय से नहीं जा पा रही हैं, कोई मोरेटोरियम नहीं मिल रहा है, किसी तरीके का कोई लोन सुविधा नहीं मिल रही है। उनके जो रजिस्ट्रेशन है उनका 1.5 साल हो गया है, वो रजिस्ट्रेशन उनका अब आगे बढ़ना चाहिए। 10 साल के बजाय उन्हें 11वें साल मिलनी चाहिए। उनका जो इंश्योरेंस है वो खड़े खड़े एक्सपायर हो गए हैं, उनके इंश्योरेंस की अवधि बढ़नी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं है कि शिक्षक की ही समस्या है, विद्यालय के हर पहलू पर आज बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं। यहाँ तक कि हम बिजली के विषय में देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बिल जो हमारे सिक्योरिटी जो के तहत जाते हैं, विद्यालय में कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन हमें वो वहन करने पड़ रहे हैं। विद्यालय बंद होने की अवस्था में भी स्टाफ का काफ़ी भार हमारे ऊपर होता है। जिस प्रकार सिक्योरिटीज होती हैं, आपके चौकीदार होते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, माली होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं शिक्षक के साथ साथ कि जिनको विद्यालय में निरंतर बनाए रखने के लिए हमें उनको वेतन की स्थिति में रखना पड़ता है, लेकिन वेतन अच्छी स्थिति में देने की में नहीं है। तो आप इस पर सरकार से क्या चाहते हैं?
हम सरकार से इसमें कई मायनों में कई सारे हर एंगल पे उन सरकार की मदद चाहते हैं। कोरोना काल में जहां सरकार ने बहुत सारे लोगों को मदद दी है, हर पहलू, हर जिम्मेदार, हर किसान, हर क्या कह सकते हैं उसको, किसान से लेकर मजदूर से लेकर हर तरीके के लोगों को मदद दी है, उसी प्रकार विद्यालयों की भी मदद करे। विद्यालयों की मदद कई स्वरूप में हो सकती है। एक स्वरूप ये भी हो सकता है कि कोई आर्थिक पैकेज घोषित किया जाए, उस आर्थिक पैकेज के तहत हम लोगों विद्यालयों को संजीवनी का काम करेगी निश्चित रूप से। दूसरा एक पहलू ये भी हो सकता है कि यदि सरकार किसी तरह से कोई परेशानी या बाध्यता महसूस करती है तो हमारे लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तरह कम से कम लोन की ही व्यवस्था कर दे। यदि हम 2 साल के अंदर उसको एक कम ब्याज दर पे लोन मिल जाए तो हम उस पैसे से अपने जो शैक्षिक गतिविधियां हैं, अपनी जो स्टाफ का पेमेंट्स हैं, उनको समय से कम दे पाने की स्थिति में विद्यालय आ जाएंगे। हम ये देख रहे हैं कि चारों तरफ से जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल बदहाल है, समाज के रूप में समाज स्वीकार नहीं कर पा रहा है। और विशेषकर मैं इसमें जो समझता हूं कि जो समाज है और उसमें जो मीडिया का जो चल रहा है इस समय, वो एक बहुत बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं जिनकी फीसेस मैं समझता हूं कि 4,000 से लेकर 25,000 तक मंथली होती हैं, उनकी 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 हज़ार रुपये उनके कन्वेंस जो गाड़ियाँ होती हैं उनके किराए होते हैं। उन विद्यालयों के खिलाफ, एक CBSE स्कूल्स के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, उस मुहिम के तहत हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के, ग्रामीण अंचल के जो विद्यालय हैं वो बड़े प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि मीडिया के तहत सामाजिक रूप से एक बात चलती है कि जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे जब तक हम फीस नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में हम लोग जो सरकार के आदेशों का अनुपालन करने में भी कठिनाइयां हो रही हैं। ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था जहां तक सरकार के द्वारा कही जा रही है कि ऑनलाइन एजुकेशन चलाइए, हम समाज के लोगों से जब बात करते हैं तो वो इसमें अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। एक फ़ोन है, एक घर के अंदर 4-4, 5-5 बच्चे होते हैं, वो उसको ढंग से कैचअप नहीं कर पा रहे हैं, उसको पिक नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका पूरा लाभ जहां हमें उम्मीद करते हैं मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल पा रहा है। हमारे भरसक कोशिश के बावजूद लोग ना फीस दे रहे हैं, ना बहुत अच्छा पढ़ने की स्थिति में है। मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि सरकार हमें बिजली के विषय में राहत प्रदान करे। सरकार हमें जो हमारी ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियां हैं जो हमने बच्चों के उसके लिए रखी हैं, उसमें हमारे जो इंश्योरेंस हैं, उसमें जो रोड टैक्सेस हैं, उसमें हमें राहत प्रदान करें, स्टेशन में राहत प्रदान करें। हमें आर्थिक पैकेज दे करके हमारे शिक्षकों को उनको वेतन की व्यवस्था में कुछ ना कुछ सहयोग प्रदान करें कोरोना काल में। और साथ साथ यदि लोन की व्यवस्था भी हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें चलाने में। आपकी जो संस्था है माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा, जिसके आप जिलाध्यक्ष हैं गौतम बुद्ध नगर के, तो उसके अध्यक्ष क्या कर रहे हैं अभी? देखिए, जहाँ तक अध्यक्ष का सवाल है, हमारे माननीय उमेश द्विवेदी जी इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं। उमेश द्विवेदी जी चूंकि सरकार के समर्थन में ही हैं, बीजेपी के समर्थन में ही हैं वो, और हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं यहाँ पे माननीय श्रीचंद शर्मा जी, शिक्षक विधायक हैं, उनको हमारा सपोर्ट रहा था पूरे मेरठ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वित्त विहीनों का। तो हमारे जो लोकल स्तर पे भी वहाँ पर भी, और एक आकाश अग्रवाल जी हैं आगरा से, तो ये सब माननीय आकाश अग्रवाल जी के द्वारा, उमेश द्विवेदी जी के द्वारा, बहुत सारे लोगों के द्वारा सरकार को प्रतिदिन नई शिक्षकों को विद्यालय चलाने के लिए सुझाव और मांग प्रेषित की जा रही हैं, लेकिन इसमें किस तरीके का लाभ नहीं है। अभी लेटेस्ट मैं आपको कल का ही बताता हूं कि आकाश अग्रवाल जी के द्वारा, माननीय अध्यक्ष उमेश द्विवेदी जी के द्वारा एक अपना सरकार को नोट दिया है, एक मांग दी है कि हमारी जो विधायक निधि जो 6 वर्षों में हमें मिलनी है और जो वेतन हमें मिलना है वो सारा एकत्र करके वित्तविहीन शिक्षकों के वेतन के रूप में प्रयोग कर लिया जाए। बहुत भारी भरकम मांग की है, लेकिन अभी तक इस विषय में हमें सरकार के द्वारा कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारे वित्तविहीन शिक्षकों को एक माननीय मुख्यमंत्री पुरस्कार दिया जा रहा है। हमारे बहुत सारे शिक्षकों ने जिन्होंने प्राप्त किया है वो तक उसको लौटाने की मांग भी कर रहे हैं कि ये हम लौटा रहे हैं वरना सरकार हमारी सुने। हमारा शिक्षक वास्तव में बहुत बदहाल है, बहुत परेशान हाल है, उसकी मदद की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सामाजिक रूप से हमें फीस मिले, हम फीस से पेमेंट करना चाहते हैं। सरकार से एक अनुरोध और निवेदन है कि सरकार ऐसी व्यवस्थाएं कायम करे, जन का समर्थन हासिल करे कि वो किसी भी रूप में आकर के एक फीस का सर्कुलेशन, हमारे जो यूपी बोर्ड के विद्यालय हैं, मैं समझता हूँ उनकी जो फीसिस हैं वो 1,000 वो महीने सब नीचे ही होती हैं। मैं समझता हूँ 200-250 शुरू होकर के 700-800 रुपये प्रति महीने से ज़्यादा नहीं होती हैं। वो CBSE स्कूल हैं जहाँ बड़ी बड़ी फीसें होती हैं। तो एक जागरूकता अभियान चले, एक ऐसे आदेश चलें ताकि लोग जागरूक हों कि भाई फीस जानी जरूरी है, ऑनलाइन एजुकेशन इस समय आवश्यक है, उसी के माध्यम से एजुकेशन हो सकती है, तो कुछ फीस वो दें। साथ साथ आपके द्वारा जो सरकार के द्वारा कुछ आर्थिक पैकेज हों, तब ये स्कूल अपनी स्थिति में आ सकते हैं।
हैं। मैं पिछले इस कोरोना अवधि में ये देखता हूं कि बहुत सारे जो प्राइमरी एजुकेशन के स्कूल हैं जो किराए की बिल्डिंगों में चलते हैं वो मोस्टली बंद हो चुके हैं। बहुत बड़ा प्रभाव इसका आने वाला है। मैं समझता हूं कि कम से कम भी 15 से लेकर के 20% तक के विद्यालय तो बंद हो चुके हैं और आगे बंद होने के कगार पर भी हैं। तो इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है, समाज से भी मेरा अनुरोध है और मीडिया वालों से भी मेरा अनुरोध है कि कृपया करके इन लुप्त होते स्कूलों को बचाएं। शिक्षा की बहुत आवश्यकता है, सभी लोग मिल करके बचाएं, सभी लोग फीस जमा करें, सभी से अपील करता हूं। धन्यवाद। तो शिक्षा के इन मंदिरों को बचाने की इस पहल को आखिरकार समाज को आगे आना ही पड़ेगा।